गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रारंभ करेंगे। आपका जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक है उसका अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इस अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानेंगे कि क्या तो स्रोत हैं जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद करते हैं, ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस प्रकार के यहाँ पे पदार्थ पाए जाते हैं, किस प्रकार की यहाँ पे धातुएं पाई जाती है, किस प्रकार का यहाँ का आकार पाया जाता है, किस प्रकार परतें पाई जाती है, इन सभी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जो अध्याय 1 है उसमें हमने भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा, और फिर जो अध्याय 2 है उसमें हमने पृथ्वी के विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। जो लेसन नंबर 3 है ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं। काफ़ी वर्षों से विभिन्न भूगोलवेत्ताओं वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के विषय में प्रयास किए जाते रहे हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि विभेदन की प्रक्रिया के दौरान हल्के घनत्व वाले जो पदार्थ जो हल्के घनत्व वाले हैं वो ऊपर की तरफ आकर दम जाते हैं, और जबकि जो भारी घनत्व वाले पदार्थ है वो केंद्र की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वहां पर हल्के घनत्व वाले पदार्थ व अंदर की यानी कि आंतरिक परत की तरफ क्या है, भारी घनत्व वाले पदार्थ मिलते हैं। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, ठीक है। अब पृथ्वी के आंतरिक हम हिस्से की बात करते हैं कि पृथ्वी का जो भूपर्पटी की हम चर्चा करते हैं वहां से लेकर अगर हम पृथ्वी को गोलाकार मान लें, ठीक है, वैसे तो पृथ्वी का आकार कैसा ना, जियोड है, लेकिन गोल जैसी तो ना। तो इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या आती है 3771। कितनी आती है? 3771, यानी कि जो ऊपरी भाग है वहां से लेकर पृथ्वी का केंद्र कितना है, 6371 या 70, ठीक है, 70 है, 71 कोई सा भी मान सकते हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371, ठीक है, 6371, 6371। अब यहाँ से यहाँ तक अब इतना अंदर 6371 मानव जाकर पता लगाए कि अंदर है क्या पृथ्वी के, ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मानव के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए क्या प्रयास किए जाए? सबसे सिंपल तो बात यही है कि मानव अंदर जाता जाए, अंदर से बाहर पदार्थ लाता जाए और फिर पता कर ले कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन यह बात पॉसिबल सी नहीं है कि मानव का अंदर जाना और अंदर से पदार्थ लाना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर भी मानव ने प्रयास किए, ड्रिल करने के, प्रवेधन करने के प्रयास किए, और विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा मानव क्या दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान 4 किलोमीटर तक अंदर गया है, ठीक है। वही हम बात करते हैं अलग अलग जगह मानव ने क्या किया है, जो ड्रिल करने के प्रयास किए हैं, धरातल के अंदर भूपर्पटी के अंदर तक जाने के प्रयास किए हैं, लेकिन वो 12 किलोमीटर से अंदर तक 12 किलोमीटर से आगे अंदर तक वो अंदर नहीं जा पाया है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना है कितना, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर अंदर, लेकिन मानव इतना अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। उसके जो तकनीकी है वो तकनीकी यहाँ पे आकर फेलियर को उसको सामना करना पड़ रहा है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा है। ज्यादा अंदर या तो ठोस चट्टानी भाग है जो उसके यंत्र नहीं जा पाते हैं, ठीक है, या हम बात करेंगे इतना अधिक तापमान है कि जो मानव के द्वारा यंत्र ड्रिल करने के लिए जो भेजे जाते हैं वो ही गल जाते हैं, ठीक है, यानी कि पिघल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं मानव का जो ड्रिल करने का या अंदर जाने का जो सपना है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मानव 12 किलोमीटर तक अंदर जो आर्कटिक महासागर का कोला क्षेत्र, आर्कटिक का जो कोला क्षेत्र है, ठीक है, वहां तक ही मानव 12 किलोमीटर तक के अंदर मानव पहुंचा है। तो इस प्रकार से हम चर्चाएं करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 या 371 किलोमीटर में इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ यानी कि जो भूगर्भ है, धरातल है, उसके आंतरिक भाग की हम चर्चा करें कि भूगर्भ के आंतरिक भाग को जानने की हमारे पास में क्या सोर्सेज है, उन सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि भूगर्भ के अंदर हम जाएंगे तो क्या हमारे पास सोर्सेस हैं, ठीक है। भूगर्भ के हम अंदर जा भी नहीं पा रहे तो हमारे पास ऐसे क्या सोर्सेस है कि भूगर्भ के अंदर क्या है, कौन से धातु, कौन से तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, हम उनका पता लगा सके। तो हमारे सामने ये प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत सामने आते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत सामने आते हैं। सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि जो हमारे सामने उपलब्ध हो पाते हैं उनको हम प्रत्यक्ष क्षेत्र, प्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो मानव के द्वारा खनन कार्य किया जाता है, मानव के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है?
खनन कार्य किया जाता है। मानव जब क्या करता है, जमीन से ड्रिल कर कर क्या करता है, खनन कार्य करता है, तो वहां से पदार्थों को, तत्वों को बाहर लाता है और बाहर लाकर लेबोरेटरी में अध्ययन करता है कि हाँ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रकार से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मानव के द्वारा इस प्रकार खनन कार्य कर, विभिन्न प्रकार से खनन कार्य कर क्या किया गया है, विभिन्न तत्वों को, पदार्थों को बाहर लाकर उनका अध्ययन किया गया है। ठीक है, अब इस खनन कार्य के तहत मानव ने 2 परियोजनाएं चलाई आंतरिक भाग को जानने के लिए। एक तो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक चलाया इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आपको ये लर्न करना है। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट मानव ने चलाए, 2 परियोजनाएं मानव ने चलाई। ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, खनन कार्य कर कर, ड्रिल कर कर, छेद कर कर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ हमें मिल रहे हैं उन्हें बाहर लाकर उनका अध्ययन करना है, जिससे हमें क्या मिल सके, भूगर्भ के अंदर क्या है इसके बारे में हमारे सामने जानकारियां प्रस्तुत हो सके। इसलिए हमने प्रयास किए और इन प्रयासों में 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने आते हैं। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, पहला क्या ना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और इन दोनों प्रोजेक्ट की हम चर्चा करते हैं, परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। यहाँ क्या किया गया, ड्रिल करने का, छेद करने का, भूपर्पट्टी में छेद करने का प्रयास किया गया और वहां से कुछ पदार्थ बाहर निकालने का प्रयास किया गया। और मानव ने जो सबसे गहरा प्रवेदन किया है, सबसे गहरा प्रवेदन जो मानव ने आज तक किया है वो किया है आर्कटिक सागर के कोला क्षेत्र में। आर्कटिक सागर में कोला यहाँ पे जो नाम दिया है, और 12 किलोमीटर गहराई तक, कितनी गहराई तक गया है, यानी कि भूपर्पट्टी है, इस भूपर्पट्टी में मानव कितनी गहराई तक गया है, 12 किलोमीटर की गहराई तक जाकर उसने अध्ययन किया है। 12 किलोमीटर की गहराई पे जो पदार्थ है उनको बाहर निकालकर उनका अध्ययन किया है कि हाँ, भूगर्भ की प्रपट्टी में इस प्रकार के साधन पाए जाते हैं, इस प्रकार की धातुएं पाई जाती है, तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि ये जो प्रवेदन है इसके माध्यम से खनन कार्य कर मानव ने क्या किया है, भूगर्भ की जानकारी, भूगर्भ में अंदर क्या है, आंतरिक भाग में क्या है, ये जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। अब दूसरी बात आती है ज्वालामुखी। ये भी खनन या बात करें भूगर्भ की जानकारी को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन है। क्या ना, प्रत्यक्ष साधन है। क्या है यहाँ पे, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, देखो ज्वालामुखी क्या होता है ना, ज्वालामुखी यानी कि जो पृथ्वी, ये जो भूपर्पट्टी है इसके आंतरिक भाग में यहाँ पे जो लिक्विड है, गैसेज है, ठीक है, जो मैग्मा के रूप में, इस मैग्मा का बाहर आना, कहाँ पे आना, बाहर आना। मैग्मा जब क्या होता है, बाहर आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भूपर्पट्टी की जो बात करते हैं, इस भूपर्पट्टी से धरातल से क्या हो रहा है, जो धरातल के अंदर स्थित जो विभिन्न प्रकार की गैसें, ठोस पदार्थ या जो मैग्मा है, ठीक है, जो लिक्विड पदार्थ है, जब ये मैग्मा क्या हो रहा है, धरातल के ऊपर प्रकट हो रहा है, ये हमारा धरातल है, इस धरातल के ऊपर जब मैग्मा प्रकट होता है इसे हम लावा कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है जिसे हम ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी कहते हैं। अब आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आया ना, लावा के रूप में, यानी कि अंदर से आ रहा है, धरातल के अंदर से, और हमारे सामने आ रहा है, हम उसको लेबोरेटरी में ले जाके अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आंतरिक भाग का जो पदार्थ है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। आंतरिक भाग में जो पदार्थ है हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। आंतरिक भाग में जो पदार्थ है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है और हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार भी क्या कर रहा है, पृथ्वी की जो हम चर्चा करते हैं भूगर्भ की जानकारी के हमें साधन उपलब्ध कराता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हमें साधन उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से जब ये मैग्मा बाहर आ रहा है लावा के रूप में, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि मैग्मा कितनी गहराई से आया, 1000 किलोमीटर की गहराई से आया, 2000 किलोमीटर की गहराई से आया, या 50 किलोमीटर की गहराई से आया, 20 किलोमीटर की गहराई से आया, इतना अनुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, इससे हमें जो ये हमें प्रत्यक्ष संसाधन है, इनसे हमें जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एट लास्ट में यह नहीं कह सकते कितनी गहराई से मैग्मा बाहर आया है और पृथ्वी के भूगर्भ में इतनी गहराई तक इस प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में अगर हम बात करें कि हमने भूगर्भ की संरचना, आंतरिक संरचना को जानने का जो प्रयास किया है, उसके कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हमारे सामने उपलब्ध होते हैं कि ये अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। ये जो प्रत्यक्ष स्रोत है जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, खनन कर रहे हैं, पदार्थ बाहर आ रहा है, ज्वालामुखी हम कहेंगे, लावा जब बाहर आ रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत अनुमान के आधार पर हम पता लगाते हैं, अनुमान के आधार पर भूगोलवेत्ता पता लगाते हैं, वैज्ञानिक पता लगाते हैं, भूगर्भ शास्त्री पता लगाते हैं कि हाँ, कि धरातल के अंदर यानी आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। गहराई के साथ तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती है। गहराई के साथ जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं
ठीक है। जैसे जैसे हम कहाँ पे जाते जाते हैं, गहराई की ओर जाते जाते हैं, ये जो हमारा हम यहाँ पे चर्चा करते हैं भूगर्भ की चर्चा करते हैं। अब इस भूगर्भ की हम बात करते हैं कि ये जो हमारा धरातल है, हमने माना कि ये धरातल है, ठीक है। अब इस धरातल से हम जैसे गहराई की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गहराई की ओर जाएंगे, तो गहराई की ओर जब हम जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो तापमान भी बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है ना, तापमान बढ़ता जाता है, दबाव यानी प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और हम बात करते हैं कि यहाँ पे घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे तापमान, दबाव और घनत्व में वृद्धि होती जाती है। ऐसे भूगोल शास्त्र अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर तापमान इतना है, यहाँ पर प्रेशर इतना है और यहाँ पे घनत्व इतना है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे पदार्थ यानी कि जो विभिन्न तत्व है उनमें भी परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या किया जाता है, भूगर्भ की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है और भूकंप संबंधी जो क्रियाएं हैं, इनसे भी क्या पता लगाया जाता है कि ये भूकंप यहाँ पे जो आ रहा है, भूकंप संबंधी क्रियाएं हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे किस प्रकार से कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, विभिन्न प्रकार से यहाँ पे भिन्न गुरुत्वाकर्षण है, 0 डिग्री के आसपास गुरुत्वाकर्षण भिन्नता और ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण भिन्नता, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का द्रव्यमान पाया जाता है, जिससे क्या पाई जाती है, गुरुत्व विसंगति यानी गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता यहाँ पे पाई जाती है, जिससे क्या किया जाता है कि हाँ अनुमान लगाया जाता है कि भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के तत्व या संसाधन, तत्व या हम कहेंगे खनिज पदार्थ या धातुएं प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से भी हम क्या पता लगा लेते हैं, भूगर्भ की जानकारी के बारे में हम पता लगा लेते हैं कि भूगर्भ में है क्या। और एक और जो हमारे पास तथ्य आता है उल्काएं, हम इनको अप्रत्यक्ष स्रोतों में भी हम शामिल कर लेते हैं। उल्काएं क्या होती है, उल्काएं हम कहेंगे जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, जो क्या करते हैं, जब अंतरिक्ष से ये हम कहेंगे पृथ्वी की तरफ आते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, हम कहेंगे कि धरातल पर पहुंचने से पहले, धरातल पर पहुंचने से पहले क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शक्तिशाली या जो बड़े पिंड होते हैं वो क्या करते हैं, धरातल पर आ जाते हैं, और जब धरातल पर आ जाते हैं तो क्या कर रहा है, मनुष्य उनका अध्ययन कर रहा है और इससे पता लगा रहा है कि जो उल्काओं में जिस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उल्काओं में जिस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, हाँ वैसे ही पदार्थ शायद पृथ्वी के आंतरिक भाग में होंगे। जब उल्काएं हम कहेंगे धरातल गिरती हम बोलते हैं टूटते हुए तारे की बात करते हैं, ठीक है, तो टूटता हुआ तारा ये उल्काएं हैं जो क्या करते हैं, जब उल्काएं आती हैं उल्काओं के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि क्या किस प्रकार से ये जो उल्काएं हैं, इन उल्काओं में जो पदार्थ पाए जाते हैं, हाँ शायद वो पृथ्वी के भूगर्भ में भी इसी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की, जिसके हमने प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोतों के विषय में हमने बात की। अब हम भूकंप के बारे में विस्तार से अगले हमारे जो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।